सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 35 यानी कि जो यूजीसी नेट पब्लिक जेआरएफ के लिए है, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर सलेट एंड पीएचडी जो पीएचडी में एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, ये फर्स्ट पेपर रिलेटिव जो 20 इस वीडियो में 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन ये जितने भी हैं दोस्तों, पिछले आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से लेके पिछले 2013-14 तक के बीच में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटिव क्वेश्चन हैं, और आपको आपके एग्ज़ाम में जो है अच्छी मदद कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं सीधा आज के अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। तुलनात्मक पत्ती का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, तुलनात्मक पत्ती का प्रयोग जो है रूसो के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, प्रकल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब जो है, जो हम शोध करते हैं ऐसी कौन सी शोध है जिसमें हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो दोस्तों, ऐतिहासिक शोध जो होती है उसमें परिकल्पना की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 3 है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो मैथमेटिक्स इंटेंसिव जो साइंटिफिक एप्लीकेशन में का प्रयोग होता है उनमें किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कैरियर अभिमुखीकरण कार्यक्रम कब शुरू किया था? यानी कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी है, उसने कैरियर अभिमुखीकरण कार्यक्रम चलाया था। तो दोस्तों, यह कार्यक्रम जो चलाया था 1994 से 95 के बीच चलाया गया था। और यह क्वेश्चन दोस्तों सभी ऊपर वाले भी आए हुए हैं। विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था कौन सी है? तो रेड क्रॉस है। विश्व की, अगर विश्व लेवल पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए, जो इमरजेंसी संस्था है वह है रेड क्रॉस है। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पहले आए हुए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो हैं भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए, जिनके लिए चुनाव नहीं हुआ था। प्रश्न नंबर 7 है, प्रसिद्ध ड्रामा नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र इसके लेखक हैं। दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। प्रश्न नंबर 8 है, पर्याप्त अवधि में वर्षा का कम होना कहलाता है। तो दोस्तों, पर्याप्त अगर कोई जैसे समय है, वर्षा का समय है, उस समय में जो नॉर्मल एक वर्षा होती है, अगर उस स्केल से कम का वर्षा होती है तो उसको सूखा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, योजना का वास्तविक अधिकारी कहना मतलब जो योजना आयोग थी अभी तो उसको समाप्त कर दिया गया है, उसके स्थान पर जो है नीति आयोग की स्थापना हो गई है, और नीति आयोग भी एक थिंक टैंक के रूप में काम कर रही है। लेकिन योजना आयोग जो था उसके वास्तविक अधिकारी कौन होता था? उसके अध्यक्ष तो दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उसका वास्तविक जो अधिकारी होता था वह डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वह होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस वायुमंडल में कम समय ठहर पाती है? तो ग्रीन हाउस गैसों में लगभग 7 गैस हैं, उनका भी मैंने नाम बता चुका हूँ, और उसमें सबसे कम समय में ठहरने वाली गैस मीथेन है। प्रश्न नंबर 11 है, शिक्षा किस सूची में आती है? तो दोस्तों, पहले शिक्षा जो है समवर्ती सूची, उसमें केंद्र सूची में आती थी, लेकिन उसके बाद जो है कुछ समय के बाद इसको बदल दिया गया और उसके बाद समवर्ती सूची में कर दिया। यानी कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है, और दोनों ही इसमें अपने अपने हिसाब से कानून अध्यादेश ला के कानून बना सकते हैं। तो शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में यूरेनियम का मुख्य स्रोत कहाँ पे है? तो दोस्तों, भारत में जो यूरेनियम का जो मुख्य स्रोत है वो जादूगुड़ा के अंदर है। प्रश्न नंबर 13 है, शिक्षा एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य अन्य व्यक्तियों के व्यवहार में उपेक्षित परिवर्तन लाना है। यह भाव व्यक्त किसने किया है? यानी कि एक जो है ऐसे शिक्षाविद हुए हैं जिन्होंने कहा है कि शिक्षण का जो पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य अन्य व्यक्तियों के व्यवहार में उपेक्षित परिवर्तन लाना है। तो ये गेज द्वारा कहा गया है। प्रश्न नंबर 14 है, बालकों की व्यवहारिक मूल प्रवृत्तियों का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? तो बालकों की जो व्यवहारिक मूल प्रवृत्तियों का जो व्यवहार बनता है वह बच्चों का जो उद्गम स्थल माना जाता है वह वंशानुक्रम में माना जाता है। यानी कि किस वंश में जन्म हुआ है और वहाँ पर ही बच्चा जिस वंश में जन्म हुआ है वहाँ पर रहता है और वहाँ पर ही सब कुछ सीखता है, तो उसके व्यवहार जो बनता है वहाँ के उसी जो माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है, उसके अनुसार ही बनता है। यानी कि वंशानुक्रम को ही माना जाता है।
प्रश्न नंबर 15 है मूल्यांकन शब्द से तात्पर्य क्या है? तो बालकों की उपलब्धि एवं योग्यता का मूल्यांकन करना ही मूल्यांकन या एवल्यूशन कहलाता है। यानी कि जो बच्चे ने क्या प्राप्त किया शिक्षा देने के बाद और उनकी क्या योग्यता है उसका मूल्यांकन करना मूल्यांकन कहलाता है, योग्यताओं का गणना करना। प्रश्न नंबर 16 है ऐतिहासिक विधि के प्रकार हैं। तो ऐतिहासिक विधि है संवैधानिक एवं प्रलेखी, ये दोनों इसके प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 17 है किस आधार पर जियो पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया? तो यह क्रियात्मक अनुसंधान के आधार पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 18 है एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष एवं महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं, तो इसको क्या इंगित करते हैं? तो यह दिशात्मक परिकल्पना कहलाती है। यानी कि जब महिला शिक्षार्थी और पुरुष शिक्षार्थी एक ही समान जो है उनका व्यवहार है और एक ही समान जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उस तरह की जो परिकल्पना कहलाती है, यानी कि जिसको हम दिशात्मक या वन साइड ही कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 है ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? तो विश्लेषण करना ज्ञान का जो उच्चतर बिंदु माना जाता है दोस्तों। जब ज्ञान इतना बढ़ जाए कि वह विश्लेषण करने योग्य हो जाए तो उसको जो है ज्ञान का उच्चतम बिंदु माना जाता है। प्रश्न नंबर 20 और आज का लास्ट है उपलब्धि परीक्षण प्राय किसके लिए किया जाता है? तो शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा में मूल्यांकन के लिए किया जाता है। दोस्तों इस तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे। 120 के सेट मैंने लगभग बनाए हैं जब मैंने नेट क्वालिफाई किया था। तो यह जो है पिछले 10 साल और अभी पिछले 2019 के कंप्यूटर बेस लेके और पीछे तक के एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगर आप इन 20 क्वेश्चन के 100 से 120 सेट पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी जो है एक ई बुक है उसमें पढ़ सकते हो। मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से लेकिन आपको थोड़े से पैसे देके उसका परचेजिंग करना पड़ेगा। लेकिन आपको कम से कम 2500 क्वेश्चन, और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जैसे सिर्फ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में अगर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी तो वह अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे अधिगम की विशेषताएं क्या है, तो अधिगम की विशेषताएं जितनी भी है मैंने कई, इनमें तो नहीं है इस कोई प्रश्न में इस वाले सेट में, लेकिन अधिगम की जितनी भी मेरे को 3-4 बुक पढ़ी अलग अलग विशेषताएं मिली वो पूरी की पूरी 15-20 पॉइंट उसी एक ही क्वेश्चन में डाले गए हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का सभी का धन्यवाद। साथ ही आप मेरी वेबसाइट ldc&netexam.com पर विजिट कर सकते हो। अगर आपको जो है नोट्स चाहिए और साथ ही साथ आपको ई बुक चाहिए जैसे 120 सेट की 20-20 क्वेश्चन की, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो या मेरे लिंक पे जाके, इस पे जो लिंक दे रहा हूँ उस पर भी जाके आप प्राप्त कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।